नमस्कार, मैं हूं आंचल काद्यान और आप देख रहे हैं जनता टीवी। चलिए रुक करते हैं यूपी और उत्तराखंड की खबरों का। यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी एक्शन मोड में आ गई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 403 प्रचार रथों को रवाना किया। ये रथ सभी 403 विधानसभा सीटों पर जाकर प्रचार करेंगे। इस खास मौके पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी साथ में मौजूद रहे। बीजेपी की जन विश्वास यात्रा के रथ के बाद अब पार्टी डिजिटल रथ पर सहारा लेने आ चुकी है। ये रथ हर विधानसभा में घूमेगा और पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएगा। कोरोना की संभावित तीसरी लहर और हाल में बड़े मामलों को देखते हुए ये रणनीति अहम मानी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मंत्री, साथ ही प्रदेश चुनाव सह प्रभारी अनुराग ठाकुर ने बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में प्रचार रथ रवाना किए। आपको बता दें कि इन रथों के जरिए पार्टी लाइव भाषण और नेताओं की छोटी सभा का प्रचार भी करेगी। इस तकनीक से सभाओं के आसपास के क्षेत्रों में भी लाइव किया जा सकेगा। इससे सभाओं में ज्यादा भीड़ भी नहीं होगी और कोरोना के नियमों का भी पालन किया जाएगा। बुलडोजर चलाने वाली पहले उत्तर प्रदेश की सरकार कोई है, कारण योगी सरकार है मित्रों। इसलिए आज मैं जनता के बीच में जा रहा हूं, जनता का आशीर्वाद लेने के लिए, जन समर्थन प्राप्त करने के लिए कि हमारे सामने आदरणीय मोदी जी जैसा नेतृत्व है, राज्य के अंदर योगी जैसा नेतृत्व है। गरीबों के कल्याण के लिए भ्रष्टाचार जो नारा दिया था वह समाप्त किया, गुंडागर्दी समाप्त किया है। मैं आपके बीच में आया हूं, फिर आपका आशीर्वाद इसमें हम सबको प्राप्त हो और पुनः सरकार बनाएंगे और सरकार बनाकर पुनः गरीबों की सेवा करना यही जीवन का लक्ष्य है हम सबका। भाजपा सरकार है, अब पलायन करवाने वालों का पलायन हो रहा है। अब कोई माई का लाल पलायन नहीं करवा सकता उत्तर प्रदेश के किसी नागरिक का। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इसीलिए मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश से पलायन करने को मजबूर हुए, पलायन को पलायन करवाने वाले, इसीलिए यूपी मांगे फिर से भाजपा सरकार, फिर एक बार भाजपा सरकार, यूपी मांगे भाजपा सरकार। इसलिए मैं आप सब लोगों से यह प्रचार रथ हमारा जा रहा है, 5 साल की उपलब्धियों को लेकर के जा रहा है। सपा बसपा के कार्यकाल में हुई गुंडागर्दी की जानकारी लोगों तक फिर से पहुंचाने जा रहा है। इसलिए उत्तर प्रदेश ने मन ठाना है, फिर से भाजपा की सरकार बनाना है। भारतीय जनता पार्टी 403 विधानसभा क्षेत्रों में आज अपने चुनाव प्रचार अभियान को इस वैन के माध्यम से आगे बढ़ाने के एक नए कार्यक्रम को लॉन्च कर रही है। मैं इस अवसर पर आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने डबल इंजन की सरकार ने जो कहा सो करके दिखाया। आपने और प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी ने देखा है कि 2017 के पहले प्रदेश में व्यापारी, संभ्रांत नागरिक और सामान्य नागरिक पलायन करते थे। प्रदेश की प्रगति अवरुद्ध हो गई थी, लेकिन 2017 के बाद अपराधी पलायन कर रहे हैं। प्रदेश प्रगति के एक नए प्रतिमान स्थापित करते हुए आज देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रदेश की 25 करोड़ जनता के जीवन में खुशहाली लाने के जिस नए अभियान के साथ आगे। गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को शामली के बाद मेरठ पहुंचे। अमित शाह करीब 2 घंटे देरी से कार्यक्रम में पहुंचे। वहीं इंतजार कर रहे कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री अमित शाह का जोरदार स्वागत किया। अमित शाह मेरठ शहर, कैंट और मेरठ दक्षिण विधानसभा सीट के प्रबुद्ध वर्ग के 200 लोगों के साथ संवाद किया। संवाद में शिक्षक, इंजीनियर, डॉक्टर, उद्यमी, व्यापारी आदि बुलाए गए। बता दें कि कार्यक्रम के बाद अमित शाह आज ही अपनी कार से दिल्ली के लिए भी रवाना हो गए। पहले उनका पदाधिकारियों और एक गांव के लाभार्थियों के घर जाने का कार्यक्रम था, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया। मजहब एक ऐसी गुफ्तगू है जो कभी खत्म नहीं होती।
आम आदमी उसे अगर खत्म करना भी चाहे तो सियासत उसे कभी खत्म होने नहीं देती। सियासत हमेशा ही उसे जिंदा रखती है। ऐसा ही कुछ आलम है आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र का। देखिए इस खास रिपोर्ट में। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र के लोग मुद्दों से दूर जाति धर्म के नाम पर उलझे हुए हैं। यहाँ के लोग मजहब के नाम पर बीजेपी को छोड़ सभी दलों को मौका दे रहे हैं, लेकिन यहाँ के विश्व प्रसिद्ध साड़ी उद्योग के लिए अभी तक कोई पहल नहीं की गई। अब हालात ये हैं कि यहाँ का बुनकर अपने ही करघे पर मजदूरी करने को मजबूर है। मुबारकपुर सीट मुस्लिम बाहुल्य सीट है। यहाँ का मुख्य कारोबार बनारसी साड़ी का होता है। हजारों लोगों के परिवार इसी उद्योग से जुड़े हुए हैं। सूबे में कई सरकार आई और गई, लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने मुबारकपुर के विश्व प्रसिद्ध साड़ी के उद्योग धंधे की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण ये उद्योग अंतिम सांसें गिन रहे हैं। हालांकि 2022 विधानसभा चुनाव में साड़ी उद्योग बड़ा मुद्दा बनकर सामने आ रहा है। यहाँ के लोग अब जाति धर्म और मजहब से दूर होकर रोजगार की बात करने लगे हैं। सदियों से चली आ रही जाति धर्म ऊंच नीच की प्रथा को पीछे छोड़ मुबारकपुर विधानसभा के लोग अब मूलभूत आवश्यकताओं, रोज की जरूरतें, भविष्य की चिंता और कारोबार के बारे में सोचना शुरू कर दिए हैं। लोगों की सोच में इस बदलाव से ये समझ आने लगा कि इस बार मुबारकपुर की जनता जाति धर्म के मुद्दे से हटकर विकास के मुद्दों को प्राथमिकता देगी और चुनाव में शिक्षित और विकास करने वाले नेता को विधायक बनाएगी। जनता टीवी न्यूज डेस्क से मनीषा की रिपोर्ट। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए चेकिंग के दौरान करनेलगंज कोतवाली की भभुआ चौकी पुलिस की बड़ी सफलता मिली है। लखनऊ की ओर से आ रही कार में करीब 65 लाख रुपए बरामद किए। इससे पहले एक वाहन से 2 लाख रुपए और 2 वाहनों से चुनाव प्रचार की सामग्री बरामद हुई थी। वाहनों को सीज करने और सामग्री को जब्त करने के साथ साथ रिपोर्ट दर्ज करते हुए कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। एसपी संतोष कुमार मिश्रा ने बताया कि अंतर जनपदीय बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान पकड़े गए रकम का कोई भी कागजी सबूत नहीं मिला है। इसका कहीं भी चुनाव में गलत इस्तेमाल हो सकता था। फिलहाल नियम अनुसार कार्रवाई कर डीएम के निर्देश पर बरामद रकम ट्रेजरी में जमा करवाई गई है। में जो इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर पड़ता है लखनऊ रोड पे, वहां पे इंस्पेक्टर कर्नलगंज की टीम के द्वारा एक गाड़ी यूपी 32 नंबर की वो पकड़ी गई। इसकी चेकिंग में 65 लाख रुपए इंस्पेक्टर कर्नलगंज और टीम के द्वारा बरामद किए गए हैं। इसमें 2 व्यक्ति उनको राउंड अप किया गया है। ये पैसा लेके नेपाल बॉर्डर के आसपास जा रहे थे। किस पर्पस से और क्यों नेपाल बॉर्डर पे ये पैसा पहुंचा रहे थे, ये अनअकाउंटेड है। फिलहाल ये 65 लाख रुपए सीज करके इस पे कार्रवाई की जा रही है। विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई है। इसमें नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जा रही है और इसमें अन्य भी जो अपराध बनेंगे उसमें भी कार्रवाई कराई जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग ने कोरोना महामारी के मामलों के मद्देनजर 5 चुनावी राज्यों में रैलियों की ओर से और रोड शो पर रोक जारी रखी है। दरअसल चुनाव आयोग ने आज 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक की, जिसमें चुनावी रैलियां और रोड शो पर पाबंदी बढ़ाए जाने का फैसला कोरोना महामारी और वैक्सीनेशन के हालातों को देखते हुए किया गया। आयोग की इस बैठक में 5 चुनावी राज्यों के स्वास्थ्य सचिव और मुख्य सचिव ऑनलाइन माध्यम से शामिल हुए। इस बैठक में कोविड-19 से उपज हालातों की समीक्षा की गई। वहीं समीक्षा के बाद ये अहम फैसला लिया गया। बता दें कि बीती 9 जनवरी को 5 राज्यों की चुनाव तारीखों का ऐलान के साथ ही 15 जनवरी तक रैली, नुक्कड़ सभाएं, पदयात्राएं, साइकिल रैली पर तरह तरह से किए जा रहे चुनाव प्रचार पर बैन लगा दिया गया था। वहीं अब 15 जनवरी को समीक्षा बैठक करने के बाद आयोग ने इस पाबंदी को लागू रखा है, जो 21 जनवरी तक लागू रहेगी।
यूपी में बड़ी पार्टियों से बात न बनने पर आज जन अधिकारी पार्टी के अध्यक्ष और बसपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे बाबू सिंह कुशवाहा और AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने गठबंधन कर लिया है। बाबू सिंह कुशवाहा का कहना है कि सभी 403 विधानसभा सीटों पर गठबंधन के उम्मीदवार उतारे जाएंगे, जिसमें लगभग सहमति भी बन चुकी है। आखिरकार बाबू सिंह कुशवाहा और ओवैसी एक साथ नजर आए हैं। हमारे साथ बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं, लंबे समय से दूर थे मीडिया से, आज आप वापस आ गए हैं। ओवैसी के साथ गठबंधन के ऐलान भी कर दिया गया है। क्या लगता है लेट हो गए हैं क्योंकि चुनाव का नामांकन भी एक फेज का पूरा हो चुका है? हम जब एक फेज का नामांकन शुरू हुआ है, हम लोगों ने बात कर ली थी और सब लोगों ने नामांकन करा लिए हैं। सारे लोगों के प्रत्याशी जिसको जहां लड़ना था उन लोगों ने नामांकन करा लिया है। कोई ऐलान में देर हो गई क्योंकि आप भाजपा के संपर्क में रहे, इस तरह खबरें आई। ओवैसी चाचा शिवपाल के संपर्क में रहे, बात ना बनना, कंक्लूजन पे यही आया कि अब साथ में आना पड़ेगा, मजबूरी है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ना हम बीजेपी के संपर्क में नहीं रहे, ना हम किसी और के संपर्क, उतना ही संपर्क में रहे जितना सब पार्टी के संपर्क में रहे। सबसे नमस्ते दुआ होती रहती है, अच्छी भलाई सबसे होती रहती है, उतना ही संपर्क में रहे। कोई गठबंधन का उसका किसी से कोई बात नहीं। साक्षी महाराज जो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने एक बार कहा था कि जो ओवैसी हैं वो बी पार्टी हैं भारतीय जनता पार्टी के। खुले तौर पे आज आप सामने आ गए हैं, साथ में हैं। इनको जो बी पार्टी का आरोप लगता है ओवैसी के ऊपर, इसको कैसे हटाएंगे? क्योंकि समाजवादी बी इस पे आरोप लगाती है। देखिए, जो कहते हैं उनको कहने वालों को कौन रोक पाएगा? कहने वालों को कोई रोक पाया है? जो कहता है वो अपना कहे। कौन बी पार्टी है, कौन ए पार्टी, अपने अपने गिरिबान में झांक के देखें सब लोग। जो आपके पुराने साथी रहे, स्वामी प्रसाद मौर्य हों या फिर और जो बहुजन समाज पार्टी के जो साथी रहे हैं, अब समाजवादी पार्टी के साथ हैं, तो ओबीसी वोटर को आपको लगता है बिखराव होगा, इससे नुकसान होगा किसी पार्टी को या फायदा होगा? आपको क्या लगता है, क्या समीकरण दिखते नजर आते हैं? देखिए, ओबीसी की लीडरशिप की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी की लीडरशिप तो ओबीसी के ही हाथ में है। हम लोग भी ओबीसी से, निश्चित तौर पर कुछ बिखराव होगा। लेकिन अगर हमें बीजेपी को हराना है तो हमारी जिम्मेदारी यही थोड़ी ना है कि एक ही आदमी को हम बना दें। हम चाहते हैं कि हम पिछड़े हैं, सर्वाधिक पिछड़े हैं, और सर्वाधिक पिछड़े लोगों को हम लेकर के चलते हैं। तो आप अगर बीजेपी को हराना है तो हमारे साथ आइए, हमको समर्थन दीजिए और हमारे साथ चलिए, हिस्सेदारी लीजिए। 403 सीटों पे आप लोग लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। बाबू सिंह कुशवाहा का फोकस किस फेस में नजर आएगा? पूर्वांचल में या पश्चिम में या इसी दूसरे से ही? दूसरे से। तो आप लोग साथ में मंचों पे भी नजर आएंगे, इसका मतलब? पूरी तरह। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, बाबू सिंह कुशवाहा हैं जो ऐलान कर चुके हैं आज ओवैसी साहब के साथ आने के लिए, असदुद्दीन ओवैसी, और अब MIM पार्टी और जन अधिकार पार्टी तो बाबू कुशवाहा की अब साथ आ चुकी है। और इनका कहना है कि 403 सीटों पर पूरी तरह से साफ तौर पर इनके जो प्रत्याशी हैं वो नजर आएंगे और जल्द ही इसका ऐलान भी किया जाएगा और प्रत्याशियों की लिस्ट भी जल्द जारी की जाएगी। कैमरा पर्सन सनी के साथ तौफीक कदवी, जनता टीवी, लखनऊ। समाजवादी पार्टी ने पूरे प्रदेश में जहां अपने सभी उम्मीदवारों का चयन कर दिया है, वहीं कोटद्वार से कुलदीप रावत को उन्होंने अपनी पार्टी का विधानसभा प्रत्याशी घोषित किया। कुलदीप रावत ने प्रत्याशी घोषित होने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का धन्यवाद देते हुए कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम आय के नए स्रोत ढूंढेंगे। इसमें उन्होंने आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पर कहा कि दोनों ही पार्टियों को 21 साल हो चुके हैं, अब तक आय के लिए स्रोत पता नहीं लगा पाई हैं, जिसकी वजह से वो केंद्र सरकार की ओर देखती रहती है। जब तक आय के नए स्रोत उत्तराखंड में नहीं ढूंढे जाएंगे, जब तक यहाँ का युवक और बेरोजगार दूसरे शहरों या फिर दूसरे प्रदेशों पर ही निर्भर रहेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम पे विश्वास किया है और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मुझे कोटद्वार से चुनाव के लिए आदेशित किया है। चूंकि जनता के बीच हम अपनी बात रख सकें, भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार जो छल किया जा रहा है, उत्तराखंड में भी आप पिछले 5 साल में भाजपा है, केंद्र में भी भाजपा है, उसके बावजूद यहाँ के नौजवानों ने, यहाँ की जनता ने एक विस्तृत उत्तराखंड के लिए सोचा था कि यहाँ का नौजवान को रोजगार से जोड़ा जाएगा, कारोबार मिलेगा, लेकिन सब चीजों में एक तरह से पानी पड़ गया। तो आपने सुना कि किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस पर हमला किया है। उत्तराखंड में अगर रोजगार चाहिए तो उसके लिए आय का स्रोत ढूंढना होगा।
ऐसा सपा प्रत्याशी ने कहा है कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो सबसे पहले आय के स्रोत पर काम करेंगे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली के राजपथ पर होने वाली परेड में देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत में नजर आएगी। देवभूमि की झांकी को परेड में शामिल किया जा रहा है। मोक्षधाम भगवान बद्रीनाथ टिहरी डैम, हेमकुंड साहिब के साथ ही ऐतिहासिक डोबरा चाटी पुल झांकी में नजर आएंगे। बता दें कि साल 2021 में उत्तराखंड की झांकी केदारखंड के मॉडल पर आधारित थी, जो कि राजपथ पर निकली झांकियों में देश में तीसरे स्थान पर रही थी। तब उत्तराखंड को पहली बार झांकी को लेकर पुरस्कार भी मिला था। इस बार 12 राज्यों में से देवभूमि की झांकी का चयन हुआ है, जो प्रदेशवासियों के लिए गौरव की बात है। इस तरह राज्य गठन के बाद अब 13वीं बार उत्तराखंड की झांकी राजपथ पर होने वाली परेड का हिस्सा बनेगी। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस नजदीक है। उत्तराखंड की झांकी में इस बार किस तरह की चीजें देखने को मिलती हुई नजर आएगी, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले उत्तराखंड की ये झांकी है। हेमकुंड साहिब जो है उत्तराखंड की झांकी की शुरुआत में जो है लगाया गया है। हम बात करते हैं के.एस. चौहान जी से, ज्वाइंट डायरेक्टर हैं। सर, उत्तराखंड की झांकी की बात करें, आप बताते जाइए कि क्या कुछ जो खास है वो देखने को मिला। हम देख रहे हैं कि हेमकुंड साहिब जो है सबसे पहले यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस बार एकदम भाग्यशाली है कि हमारे 12 राज्यों में, जो पूरे देश के 12 राज्यों का सिलेक्शन हुआ है, उसमें उत्तराखंड राज्य की झांकी भी आपको राजपथ पे देखने को मिलेगी। जैसे आप देख रहे होंगे, पवित्र गुरुद्वारा को हमने झांकी के अग्रभाग में दिखाया है, और जो पीछे का पार्ट है, पीछे के पार्ट में हमने डोबरा चाटी पुल और टिहरी डैम को दिखाया है। और टिहरी डैम के अतिरिक्त जो दूसरा पार्ट हमारा है वो बद्रीनाथ मंदिर को दिखाया गया है। और झांकी का जो साइड का पार्ट है, साइड के पार्ट में ऑल वेदर रोड को हम लोगों ने दर्शाया है। इस बार आप देखिए उत्तराखंड की झांकी को विशेष रूप से भी आपको देखने को ये मिलता है कि कॉम्पैक्ट रूप से झांकी, जहाँ धार्मिक टूरिज्म के साथ साथ विकास को भी दिखाया गया है। और इसके अतिरिक्त टूरिस्ट जो पिछले 4-5 सालों में टिहरी डैम में बहुत अधिक मात्रा में जा रहे हैं, तो उस डेस्टिनेशन को हमने भी दिखाया है, टिहरी डैम और डोबरा चाटी पुल को। तो बिल्कुल हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो थीम है प्रगति की ओर बढ़ता उत्तराखंड, उसको कहीं ना कहीं इस पूरी झांकी में जो है दिखाया गया है। तो सर, किस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो प्रदर्शित है तमाम चीज जो है देखने को मिल रही है? हाँ, टूरिज्म के अलावा जो प्रगति की ओर बढ़ता उत्तराखंड है उसको हमने झांकी में दिखाया। और साथ ही जो झांकी के साथ कलाकार हमारे चलेंगे, और लगभग 16 कलाकार है जो उत्तराखंड की कला और संस्कृति को झांकी के साथ साथ राजपथ पे प्रदर्शन करेंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बिल्कुल हम आपको झांकी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उत्तराखंड की जो है झांकी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये टिहरी डैम उत्तराखंड का विशेष तौर पर जो है माना जाता है। और जिस तरीके से कहा जा सकता है कि देवभूमि है उत्तराखंड, तो बद्रीनाथ टेम्पल जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में इस बार जो थीम है उत्तराखंड की झांकी की, वो प्रगति की ओर बढ़ता उत्तराखंड थीम जो है देखने को मिल रही है। कैमरामैन राजा के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। हल्द्वानी पुलिस को आज एक बड़ी कामयाबी मिली है। मेरठ में रहने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय तस्कर से 541 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है, जिसकी कीमत 60 लाख रुपए बताई जा रही है। प्रकाश जो फलावदा थाना क्षेत्र मेरठ का रहने वाला है, आज मुखानी थाना क्षेत्र में संयुक्त चेकिंग के दौरान इसको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। इससे 541 ग्राम हेरोइन और 26 ग्राम स्मैक पुलिस द्वारा बरामद की गई है। इसके लोकल कनेक्शनों की पुलिस गहनता से पूछताछ कर रही है। इसमें डीआईजी महोदय द्वारा 20,000 रुपये के और मेरे द्वारा 10,000 रुपये के इनाम की घोषणा की गई है। इसके अतिरिक्त नशे के विरुद्ध जो लगातार अभियान चल रहा है, उसमें कल रात्रि 2 किलो आपका चरस भी पहाड़ी क्षेत्र में बरामद की। दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत के भाई और हाल ही में भाजपा में शामिल हुए कर्नल विजय रावत ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की लीडरशिप और भाजपा की राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रभावित होकर वो पार्टी में आए हैं। उन्होंने बताया कि वो लंबे समय से स्वास्थ्य कारणों के चलते समाज में कार्य करने में असक्षम रहे, लेकिन अब राजनीति के माध्यम से प्रदेशवासियों और देश की सेवा के लिए वह पूरी तरह से तैयार है। देखिए, मैंने जब बीजेपी ज्वाइन करी, मैंने पूरी फौज में 34 साल सेवा करी है, मैंने फल नहीं देखा। तो हमारा कोई भी फौजी जो होता है वो आगे फल नहीं देखता है,
वो केवल सेवा का अनुभव करता है। जब वो जाता है बॉर्डर में, जब कभी टेररिस्ट अटैक होता है या ऊपर से वो होता है, वो सीधे कूद पड़ता है मैदान में। वो ये नहीं देखता कि मैं मरूंगा या जीऊंगा, उसको ये देखता है, वो ये देखता है कि पीछे मेरे को देश को सुरक्षित रखना है। तो फल की कोई इच्छा नहीं करता है। मैंने बीजेपी ज्वाइन करी है बिकॉज वही जैसे मैंने इससे पहले बोला कि जो बीजेपी का नेतृत्व है वो है देश की सेवा, देश की उन्नति, देश की प्रगति, देश की सिक्योरिटी को बढ़ावा देना। मैं केवल उससे लिंक हुआ हूं और सेवा के लिए मैंने बीजेपी ज्वाइन किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।